देश में पदों के मुकाबले बेरोजगारों की कहानी एक अनार 100 बीमार जैसी होती जा रही है। और तब क्या सरकारें नौकरी नहीं दे पाती तो नौकरी पाने को ही इतना कठिन बना देती है कि नौजवान जूझते रहे। बेरोजगार युवाओं के हक की दस्तक आज तक उठा रहा है। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज पता चलेगा कि आप प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण का फॉर्मूला जिम्मेदारियों से बचने की एक टोपी ट्रांसफर मात्र है। जब खाली पद सिस्टम में मौजूद रहते हैं तो क्यों सरकारें अस्थायी नौकरियां देकर युवाओं की जिंदगी को दुश्वार करती हैं? और तीसरी दस्तक देकर पूछेंगे कि चयन करके बेरोजगार छोड़ देने वाली सरकारी बीमारी का इलाज कब होगा। इन तीन मुद्दों पर आज की दस्तक अब हम शुरू करते हैं। देश के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी व्यापार करने का अधिकार है। और तब हरियाणा में आरक्षण के निजीकरण पर मुहर लगती है। यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75% नौकरी कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के ही लोगों को देनी होगी। तो सवाल है, निजी क्षेत्र में भी नौकरी का पैमाना योग्यता होगा या किसी तरह का कोई आरक्षण? भोपाल में तैयारी करती शालिनी अगर हरियाणा में नौकरी करना आप चाहेंगी तो इन्हें रोजगार पाने में बहुत दिक्कत होगी। आखिर क्यों? ग्वालियर की समृद्धि के हरियाणा के किसी शहर में अब रोजगार पाने के चांस 75% कम हो चुके हैं। आखिर क्यों? लखनऊ में पढ़ाई करते अखिल अब अगर सोच लें कि इन्हें हरियाणा के किसी शहर में इनकी काबिलियत पर नौकरी मिल जाएगी तो अब इसके चांस 25% ही बचे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार में उस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई जो कहता है कि हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में अब 75% रोजगार सिर्फ हरियाणा के लोग ही पाएंगे। यानी हर 4 में से 3 निजी नौकरी हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए होगी। यानी हर 4 में आखिरी बची एक प्राइवेट नौकरी ही हरियाणा के बाहर के लोगों को मिल पाएगी। केवल मात्र इंडस्ट्री नहीं, किसी भी तरह के रोजगार में, चाहे वो ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, पार्टनरशिप में हो, LLP के अंदर हो, हर प्रकार के रोजगार में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% लोकल रिजर्वेशन अब प्रदेश के अंदर अनिवार्य रहेगी। तो सवाल हुआ कि क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इन्फोसिस और TCS जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा के नियम के मुताबिक हरियाणा के ही लोगों को अपनी कंपनी में 75% नौकरी देनी होगी? संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने ये सवाल डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से पूछा। आज तक के अंदर भी अगर कैमरामैन 50,000 से कम तनख्वाह ले रहा है और वो नौकरी हरियाणा में कर रहा है तो जरूर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर आज 50,000 से नीचे की एम्प्लॉयबिलिटी है और वो कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं मांगती, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो चपड़ासी हो, चाहे बेसिक काम करने वाला फिटर क्यों ना हो, प्लम्बर क्यों ना हो, उसके अंदर बिल्कुल अनिवार्य होगा कि 75% हर नए रोजगार में। पुराने को हटाने की बात नहीं है, जो भी नया रोजगार हरियाणा प्रदेश में पैदा होगा उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की। अब जरा इस आरक्षण के नियम पहले जान लेते हैं। 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को ही निजी नौकरी में देने का विधेयक नई स्थापित होने वाली और हरियाणा में पहले से चल रही उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा के लोगों को आरक्षण का यह फॉर्मूला 50,000 रुपए मासिक वेतन तक वाली नौकरियों में मिलेगा। सभी प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी निजी कंपनी को 3 महीने में यह बताना होगा कि 50,000 तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर किसी ने हरियाणा के लोगों को ही 75% नौकरी देने का नियम नहीं माना तो जुर्माने के साथ कंपनी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। और जो कंपनी हरियाणा सरकार की निजी नौकरी में आरक्षण को पूरी तरह ईमानदारी से लागू करेगी उसे सरकार कहती है कि इंसेंटिव देगी। सवाल ये उठता है कि प्राइवेट नौकरी में आरक्षण फिक्स करना क्या सरकारी दखल नहीं? नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए या फिर सरकारी आरक्षण के नाम पर? एक देश एक कानून की बात होती है तो एक राज्य के बेरोजगार नौजवान को दूसरे राज्य में क्यों नौकरी के समान हक से दूर किया जाता है? अब इस पर हमने पहले युवाओं से बात की। सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हरियाणा को ही सबसे आगे रखा जाए, क्योंकि वैसे भी कोविड टाइम्स चल रहा है तो आजकल वैसे ही जॉब्स मिलना थोड़ा टफ हो रखा है। बोलते हैं हमें बोलना चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं हरियाणवी हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो ये एक नेशन कहाँ रहा फिर?
हम इस तरह से टैलेंट को रोक रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। नौकरी लगा दे हमारी, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। नौकरी लगा के दे हमारी, तब तो हम जाए ना। भैया जॉब लगा के दो, चले जाते, क्या दिक्कत है। तो क्या हरियाणा सरकार का ये एक ऐसा लोक लुभावन फैसला है जिसमें योग्यता को किनारे करके सिर्फ स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने का नियम बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक योग्य आदमी खोजने के लिए महीनों इंटरव्यू करने वाली प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस पर स्थानीय बेरोजगार को आरक्षण देने का क्या असर नहीं पड़ेगा? इन सवालों का जवाब अगली रिपोर्ट में एक्सपर्ट के साथ। सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। एक तरफ तो कहा जाता है कि सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर भर्तियां नहीं होने के कारण ही कंपनियां डूबती हैं। निजी हाथों में सरकारी कंपनी दे दो, दूसरी तरफ निजी कंपनी की नौकरी में आरक्षण लगा दो। क्या यह सही है? यह हम आपसे पूछते हैं। हमारे देश में होता क्या आया है, जरा यह भी देखिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 45 करोड़ लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में जाकर रहते और नौकरी करते। एक तरह से वो प्रवासी हो जाते। 2001 से 2011 के बीच गुरुग्राम में बाहर से आकर रहने वालों की संख्या में 29% का इजाफा हुआ। 2001 से 2011 के बीच दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा वो शहर रहे जहां सबसे ज्यादा दूसरे राज्य या शहर से लोग आकर रहने या फिर काम करने लगे। तो अब जबकि नियम होगा कि पहले लोकल को नौकरी दो फिर योग्यता देखो, तो क्या इसका असर प्राइवेट कंपनियों के काम पर नहीं पड़ेगा? हमने इसके बारे में भी पता किया। एक तरफ हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर आरोप लगता है कि ये संस्था सरकारी भर्तियों से जुड़ी परीक्षा भी बिना पेपर आउट हुए नहीं करा पाती, और दूसरी तरफ हरियाणा में सरकार स्थानीय लोगों को ही निजी नौकरी में 3/4 काम देने का कानून पास कर देती है। तो हरियाणा की कंपनियां चिंतित हैं। पंचकुला में आईटी कंपनी के संचालक अनुज अग्रवाल को सुनते हैं। प्रोडक्टिविटी पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जिस कंपनीज का बहुत ही स्पेसिफिक काम होगा, जिसके अंदर पहले ही टैलेंट का बड़ा क्रंच है, उन लोगों को बहुत मुश्किल आने वाली है कि पहले उन्होंने 100 प्रोफाइल देखे, उसके अंदर से एक सिलेक्ट हुआ, पता चला वो हरियाणवी नहीं है, वो कैसे करेंगे, सस्टेन करेंगे। गुरुग्राम जहां बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई के मुकाबले कहीं ज्यादा अरबों डॉलर मिल्कियत वाली 10 कंपनियां संचालित होती हैं। गुरुग्राम में ही उबर, गूगल, फेसबुक जैसी ग्लोबल स्टार्टअप और बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म के कॉर्पोरेट दफ्तर हैं। गुरुग्राम में कहते हैं कि 14,000 से 17,000 स्टार्टअप जॉब्स हर साल पैदा हो रही हैं और 75,000 से 1 लाख प्राइवेट नौकरियां हर साल इसी शहर में दी जाती हैं। इसीलिए कंपनियों में निवेश तक पर असर आने की बात आरक्षण के निजीकरण से कही जाने लगी। I feel any sort of restriction will make it more difficult to bring in fresh investment or to hire the best talent available, will make industry less competitive compared to other industries. And I feel that government must work together with industry to find better solutions. कानून भी बना दिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिन कंपनीज को, जिन संस्थाओं को बड़ी तादाद में टेक्निकल एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, आखिर वो लोग अगर हरियाणा में नहीं मिलते हैं तो आएंगे कहां से? इस सवाल की वजह समझने के लिए सुनना होगा जेपी मल्होत्रा को, जो हरियाणा में ही कई कंपनियों से जुड़े कारोबारी हैं। कि आखिर क्यों हरियाणा के लोगों को ही नौकरी अभी तुरंत देना मुश्किल है? हरियाणा का जो यूथ है वो टेक्निकल स्किल्स में इतना आगे अभी तक नहीं आया। प्रेशर में हमेशा बिहार के आदमी काम करते हैं, बहुत ही कम हरियाणा के लोग हैं जो ऐसे काम करते हो। आप दूर क्यों जाते हैं? अपनी खेती है दूसरे लोगों से करवाते हैं, तो कहाँ नौकरी करेंगे वो? हरियाणा में 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हैं, उनको रोजगार देना भी जरूरी है, लेकिन रोजगार योग्यता के साथ देने की तैयारी क्या की गई? क्या रास्ता होना चाहिए? इसका जवाब भी हमने तलाशा है। हम वोकेशनल स्किल सेंटर्स बनाएं, बच्चों को उस लेवल पे लेके जाएं। इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप होनी चाहिए। आज हमारे अगर ITIs हैं, उनकी क्या जुड़ाव है इंडस्ट्री के साथ, वो देखना बड़ा जरूरी है। और इंडस्ट्री में बच्चे आएं और हमारे शॉप फ्लोर पे काम करें, ट्रेनिंग्स करें, तब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ कहने से नहीं होगा। आरक्षण एक सरल रास्ता हो सकता है। खुद सरकारी भर्तियों में रोजगार के मौके न दे पाने और रोजगार के नए रास्ते न खोज पाने के। नौकरी का पैमाना हमेशा योग्यता होना चाहिए,
वो योग्यता हरियाणा के नौजवान में हो या फिर किसी और राज्य के युवा में। गुरुग्राम से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला आज तक। इस पूरे विधेयक में यह रास्ता दिया गया है कि कंपनी को अगर खास स्किल का हरियाणा का नौजवान रोजगार के लिए नहीं मिलता तो वो बाहरी को रख सकती है, लेकिन डीसी या उसके स्तर के अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। क्या ऐसे नियमों से निजी कंपनियों के कामकाज में लेट लतीफी की एंट्री नहीं होगी, इंस्पेक्टर राज की एंट्री नहीं होगी? यह भी सोचना जरूरी है। बहरहाल अब आज की दूसरी दस्तक। सरकारें कहती हैं खेल में देश को आगे ले जाना, लेकिन खिलाड़ी तैयार करने वाले शिक्षकों की हालत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर में खेल शिक्षकों को भर्ती करने की एक योजना 4 साल पहले चली। योजना का नाम था रहबरे खेल, यानी खेल के लिए राह दिखाने वाला। पर जम्मू कश्मीर के बच्चों को खेल की राह दिखाने वाले शिक्षक ही अब अपने लिए राहत की राह सरकारी दफ्तरों और नेताओं के पास जाकर खोज रहे हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? 3000। 100 रुपया प्रतिदिन? बिल्कुल 100 रुपया सर। दोस्तों से उधार ले लेके हम मतलब बाहर आते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, लीडर से मिलने जाते हैं। मैं उनको नहीं संभाल पा रही हूँ सर। 100 रुपए से मैं उनको कैसे संभालूंगी? एमफिल पीआईडी होल्डर हूँ। जो रहबरे खेल जो आपने हमें टैग दे दिया हुआ है पढ़े लिखे मतलब बच्चों को, उनको आप 3000 रुपया दे रहे हो। मजदूर भी देश में 190 रुपए से 300 रुपए तक की दिहाड़ी पाता है, लेकिन डिग्रीधारी खेल शिक्षक 100 रुपए दिन के कमाने को लाचार। जिनकी कहानी आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट जम्मू कश्मीर से आपको दिखा रहे हैं। वो युवा जिनके पास लाखों रुपए खर्च करके हासिल की गई योग्यता की डिग्री है। खेल की दुनिया में प्रदेश और देश के लिए नाम कमाने वाला मेडल है, लेकिन अब इनकी योग्यता और डिग्री दोनों को जीरो बनाकर रख दिया। इसलिए इन युवाओं की आंखों में आंखें डालकर क्या कोई जवाब दे सकता है कि डिग्री को एक कागज का टुकड़ा ही कहना क्यों नहीं शुरू कर देते, जब दिन के 100 रुपए की कच्ची नौकरी देनी हो। ये वो नौजवान हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर के स्कूलों में खेल की दुनिया में बच्चों को नई राह दिखाने वाला रहबर एक खेल बनाया गया, लेकिन ऐसा रहबर जिसके अपने सपनों के साथ खेल हो गया। रहबरे खेल के तहत जो युवक युवतियां जो है जिनको नौकरी यहां दी गई थी जम्मू कश्मीर में, ये भी आए दिन जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। दरअसल 2017 में जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, तब उस समय जो है सरकार ने एक फैसला लिया कि यहां पर जो है बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए ये स्कीम लाई गई, रहबरे खेल स्कीम, और इसके तहत सरकार ने फैसला किया कि युवक युवतियों की जो है नियुक्ति होगी और वो जो है स्कूलों में कार्य करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के तौर पर, यानी कि उनका नाम जो रहेगा वो रहबरे खेल वर्कर्स होगा, लेकिन कार्य वो वही करेंगे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स करते हैं। धीरज उनमें से एक है। मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी रहे। आज भी इन्हें खेल शिक्षक के तौर पर क्या वेतन मिलता है, सुनिए। कितनी तनख्वाह थी सर? 3000। अच्छा, प्रतिदिन 100 रुपया? प्रतिदिन 100 रुपया। तो ये तो आपको पता था कि 100 रुपया ही प्रतिदिन मिलेगा, तो अब आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर एक्चुअली प्रदर्शन नहीं करें तो क्या करें सर? एक तो यूटी बनाया, सबको सारे बेनिफिट्स, मतलब यूटी में हमें क्या बेनिफिट्स हुए पहले ये तो हमें पता चले। एक मतलब जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या बेनिफिट हुए। 100 रुपीज पर डे के साथ सर आप बताएं कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो अब क्या उनका खर्चा निकल सकता है? पलविंदर सिंह भी एमपीएड डिग्रीधारी है, खो खो के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे। जम्मू कश्मीर के स्कूल में खेल सिखाने वाले शिक्षक बनाए गए, लेकिन मजदूरों से भी कम दिन के 100 रुपए पाते हैं। घर से मांग मांग के, माता पिता से पैसे लेके अपना टाइम निकल रहा है। इस तरह जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में 3000 अस्थायी खेल शिक्षक रखे गए, जिन्हें नौकरी के तीसरे साल में 3000 की जगह 4000 रुपए देने का वादा हुआ और 7 साल तक काम करने के बाद तय होगा कि पक्की नौकरी मिलेगी या फिर नहीं, इस क्लॉज के साथ कि जब चाहे नौकरी या फिर योजना दोनों खत्म की जा सकती है। दरअसल नौकरी न दे पाओ तो अस्थायी तौर पर रखने का एक चक्रव्यूह रच दिया जाता है, जिसमें ऐसे एडहॉक की नौकरी को बेरोजगारी के समंदर में डूबते को तिनके का सहारा समझकर ये नौजवान पकड़ लेते हैं, लेकिन जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है 2 बार। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय? थाईलैंड में। अच्छा, थाईलैंड में। यस सर। फिर एक बार सर मैंने चाइना में इंडिया को रिप्रेजेंट करा हुआ है कल्चर एक्टिविटी में। ठीक है। ये सर 2011 में करा हुआ है सर। सिर्फ उसके बाद से सर ये मुझे अवार्ड मिला था। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे उधमपुर में आए थे, तो रिपब्लिक डे पे मुझे
अवार्ड दिया गया था। उसके बाद सर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है सर, इसमें भी मैंने 2 बार पार्टिसिपेशन किया हुआ है। मायूसी होती है कि इतना कुछ करने के बाद, इतनी जो है मतलब अचीवमेंट होने के बावजूद भी आप नौकरी करती जिसमें तनख्वाह 3,000 रुपए। यस सर, जब मैं ये खेलने के लिए जाती थी और मेरी मम्मी और पापा जो थे वो मुझे कितनी सपोर्ट करते, आप देख रहे हो ये सर्टिफिकेट जब भी मुझे कोई मिलता था बड़ी सपोर्ट करते थे, लेकिन मैं तब खुश होती थी, लेकिन तब वो मुझे संभालते थे, फुल सपोर्ट करते थे। लेकिन आज वो थोड़े मतलब हैं, हाँ बुजुर्ग हो गए हैं, तो आज उनको संभालने का मेरा टाइम है, मैं उनको नहीं संभाल पा रही हूँ सर। 100 रुपए से मैं उनको कैसे संभालूंगा। डिग्री और मेडलधारी ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं जिन्हें 150 किलोमीटर दूर स्कूल जाना होता है। इन शिक्षकों के हक की दस्तक ये पूछती है, क्या दिन के 100 रुपए के वेतन में एक आम आदमी की जिंदगी चल सकती है? 7 साल बाद स्थायी करने का नियम क्या एक प्रताड़ना नहीं है? काम शिक्षकों का पूरा लेते हो तो वेतन क्यों मजदूरों से भी कम देते हो? इन रहबरे खेल अध्यापकों का कहना है कि इनमें से कईयों के पास मास्टर्स डिग्रीज हैं, पीएचडी डिग्रीज तक हैं, और इनमें से कईयों ने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें महज 3,000 रुपया ही तनख्वाह दी जा रही है। इनकी मांग है कि सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगों पर जो है ध्यान देना चाहिए। हम वेट ही कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम कि हमारा कुछ होगा होगा होगा। इन हजारों खेल शिक्षकों का मुद्दा लेकर संवाददाता सुनील जी भट्ट उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक पहुंचे और पूछा, खेल वाले जो हैं उनको मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों को एक एक करके देखा जा रहा है। चिंता की बात यह है कि 2017 की रहबर खेल योजना में 2019 में जाकर खेल शिक्षक बनाया गया, जिनकी समस्या पर 2020 में कमेटी बनी, लेकिन 2021 में भी मुद्दे अभी सुलझे नहीं हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। अस्थायी नौकरी देकर पूरा वेतन भत्ता और जवाबदेही से बचने वाली सरकारों के कारण ही एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्थायी नौकरी क्या होती है। अस्थायी नियुक्ति 15 या 30 दिन के लिए हो सकती है, लेकिन 1 या 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? शिक्षकों को भी शांति से जीने का अधिकार है, ये सबसे बड़ी अदालत ने कहा था। अस्थायी तौर पर नियुक्त शिक्षकों को लंबे समय तक अनिश्चितता के साए में नहीं रखा जा सकता। यह बात देश की सबसे बड़ी अदालत से आई, फिर भी अस्थायी नौकरी देकर कुछ वक्त बाद उन्हें किसी पैमाने पर निकाल कर भी बेरोजगारों की फौज तैयार की जाती है, जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है। और अब उस राज्य में बेरोजगारी की बात जिसकी सरकार कहती है कि उसके यहां सबसे कम बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी वहां पर नौकरी के बदले महिला से यौन शोषण का मामला सामने आता है। आरोप एक मंत्री पर है, जिनकी कथित सेक्स स्कैंडल की सीडी सामने आने के बाद पूरे राज्य में बेरोजगारी की डर्टी पिक्चर सामने आ गई। कर्नाटक में जल संसाधन मंत्री का नाम एक सेक्स स्कैंडल में आने से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। आरोप है कि रमेश जरकीहोली ने नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला का यौन शोषण किया। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने एक कथित सेक्स सीडी जारी की, जिसमें बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रमेश जरकीहोली एक महिला के साथ दिख रहे हैं। दिनेश कल्लाहल्ली का आरोप है कि मंत्री ने नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से यौन शोषण किया, लेकिन मंत्री इससे इनकार करते हैं। ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಪಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಿರುಕುಳನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಿ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಾಗಿ ನಾವು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ. ಇದು 100% ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ತಪ್ಪಿಸೋ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಇವತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. इस कथित सेक्स सीडी में दिख रही महिला और मंत्री की बातचीत भी सामने आई है। दावा है कि इसमें महिला इस्तीफा देने वाले मंत्री से कहती है, बेलगाम में मराठी और कर्नाटक के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इसके जवाब में मंत्री कहते हैं, मराठी अच्छे हैं, कर्नाटक के लोगों के पास काम नहीं है। सिद्धारमैया अच्छे हैं, येदियुरप्पा ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले रमेश जरकीहोली पिछले साल मंत्री बने थे, लेकिन अब वही अपने मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बता रहे हैं। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो।